Hello students, welcome to Gyan Tripti College YouTube channel BSc सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट और सेकंड मिक्स चल रही है। जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं आपने वैसे वैसे करते जा रहे हैं। तो कल लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की थी, जिसको एमबी स्टैट भी बोलते हैं या क्लासिकल स्टैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने उसी में 3 स्टैट आपके पेपर में आती हैं। तो एक होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन, तीसरी है फर्मी डिरैक। आज अपने बोस-आइंस्टीन स्टैट करते हैं। इसको बीई स्टैट भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, या बोस आइंस्टीन वितरण का नियम भी लिखा हुआ आ सकता है इस टॉपिक को, या फिर इसको बीई स्टैट भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से टॉपिक का नाम है तो टॉपिक यही रहेगा। बोस आइंस्टीन वितरण का नियम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या बीई स्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कुछ अजम्पशंस थे, वैसे इसके अंदर कुछ अजम्पशन थे। तीनों स्टैट को देने का पर्पस यही था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देखी जाए कि किस कौन से कण को कितनी ऊर्जा मिली है। जैसे वहां पे Ni इज प्रोपोर्शनल टू आया था Gi e की पावर माइनस बीटा ei के प्रोपोर्शनल आया था, है ना। जैसे कि Ni इज इक्वल्स टू एमबी स्टैट में Agi e की पावर माइनस बीटा ei आया था। तो यहाँ से Ni और ei के बीच में e की पावर में एक रिलेशन है। इसी से पता चलता है कि कौन से पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली हुई है। तो उसी तरीके से तीनों स्टैट का पर्पस सेम है कि कौन से कणों को कितनी ऊर्जा वितरित हुई है। जैसे कि एक कंटेनर ले लो, एक पात्र ले लो, जिसके अंदर गैस डालियो, सेम गैस डालियो, सेम अमाउंट में डालियो, जैसे इसके अंदर डालियो। ठीक है, सेम अमाउंट में सेम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों कंटेनर के अंदर। ठीक है, एक कंटेनर का टेम्परेचर मैंने 400 केल्विन लिखा, एक का ले लो मैंने 700 केल्विन ले लिया। ठीक है, अब 700 केल्विन 400 से ज्यादा है, तो मेरे को पता है कि जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा, उस गैस के अणुओं के पास ऊर्जा ज्यादा टकराएंगे ज्यादा, यानी कि मोशन ज्यादा करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो टेम्परेचर जो था वो इतना ही बता सकता था कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो कौन से पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली, कौन से अणु को कितनी ऊर्जा मिली, इसका मतलब इसके बारे में नॉलेज टेम्परेचर से नहीं मिल सकता था। इसीलिए ये तीनों स्टैट आई। तीनों स्टैट का एक ही पर्पस है कि जो एनर्जी है वो किस तरीके से वितरित की गई है कणों को। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक का मेन पर्पस है। अब करते हैं बोस आइंस्टीन स्टैट। जैसे कि एमबी स्टैट में हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे पोस्टुलेट आएंगे। ठीक है, अजम्पशंस आएंगे जो बोस आइंस्टीन ने अपने अजम्पशंस लिए थे, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने लिए थे। ठीक है, इसका पहला अजम्पशन क्या है कि पार्टिकल कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर आप दोनों को आपस में रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट में पार्टिकल कैसे थे, डिस्टिंग्विशेबल। देखो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप लेक्चर रोज देखो तो आपको सारे टॉपिक आपको यहीं पे मिलेंगे जितना आपके सिलेबस में है। तो इसमें क्या बोला बोस-आइंस्टीन ने, पार्टिकल कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, यानी कि कण कैसे हैं, अभेद्य कण। अभेद्य कण मतलब, अब अभेद्य कण क्या होते हैं, जैसे किसी बॉक्स के अंदर कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, कणों को डाल दिया, अणुओं को डाल दिया, और डालने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर हम कणों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कण कौन सा था, तो ऐसे कणों को क्या बोलते हैं, अभेद्य कण। तो कण कैसे है, अभेद्य मतलब बॉक्स के अंदर या जो सिस्टम हम ले रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स डालने हैं उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद डालने के कुछ टाइम बाद हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला अणु कौन सा अणु है या ये वाला कण कौन सा कण था। तो कण कैसे है, अभेद्य। दूसरी चीज इसने क्या बोली, पार्टिकल कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब एग्जिस्टेंस में पार्टिकल है। अगर उसने ऐसे कणों की बात की है कि ऐसे कण जो अभेद्य हैं और जो इनकी आगे क्वालिटीज बताएगा ये पार्टिकल्स की, ऐसे कण एग्जिस्ट करते हैं, खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल एग्जिस्टेंस में है। पहली चीज क्या मानी, पार्टिकल कैसे हो,
तीसरी चीज क्या मानेगा, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज अलग थी कि कण कैसे होने थे डिस्टिंग्विशेबल, किसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, और इसने कैसे लिए कण कैसे इनडिस्टिंग्विशेबल, और पार्टिकल उसने भी आइडेंटिकल लिए थे इसने भी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब इतना ही है कि जिन कणों को लेके ये अपनी थ्योरी दे रहा है, जिन कणों की इन्होंने बात की है वो कण एग्जिस्टेंस में है, उन्हें खोजा जा चुके हैं, ठीक है। तीसरा इसने क्या माना था कि स्पिन, अब स्पिन कैसा हो, इंटीग्रल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक या पूर्ण गुणज, ठीक है। स्पिन कैसा हो, पूर्णांक हो, और उसने क्या माना था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से रिलेट करोगे तो स्पिन कैसा उसने माना था कि स्पिन कुछ भी हो सकता है। इसने क्या लिया, एक पर्टिकुलर स्पिन लिया कि पार्टिकल्स कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, और वो भी कैसे, जिनका स्पिन कैसा हो, इंटीग्रल हो। इंटीग्रल स्पिन हो मतलब -1, -2, 0 या 1, एक मिनट रुको, कि स्पिन कैसा हो, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन, मतलब स्पिन कैसा हो, पूर्ण नंबर हो, इंटीग्रल हो, पूर्णांक हो, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -10 कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, ऐसे पार्टिकल जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो प्लस उनका स्पिन कैसा हो, इंटीग्रल हो, इंटीग्रल स्पिन हो, ऐसे पार्टिकल्स को बोस आइंस्टीन ने एक नाम दिया जिसको उसने बोला बोसोन्स, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन ने अपनी स्टैट में जैसे पार्टिकल्स को लेना चाहा या जिस पार्टिकल्स को लेके उसने अपनी थ्योरी दी है, ऐसे पार्टिकल्स जो इनडिस्टिंग्विशेबल और उनका स्पिन कैसा हो, पूर्णांक हो, तो पूर्णांक चक्रण वाले अद्वितीय कणों को बोलते हैं बोसोन्स, ठीक है। बोस आइंस्टीन ने दिए थे तो बोस से बनाया बोसोन्स, ठीक है। पार्टिकल्स ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे फर्मी डिराक अगर अपनी स्टैट में जिन पार्टिकल्स को लेकर चलेगा तो उनको वो अपने नाम से फर्मी से फर्मियंस देगा, आईओएस साथ में जोड़ते हैं, ऑन्स मतलब ये पार्टिकल्स को शो करते हैं कि ये कणों की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन कैसा हो, पूर्णांक हो, ऐसे अभेद्य कण जिनका चक्रण पूर्णांक हो, उन्हें बोसोन्स कहा गया, ठीक है। बोसोन्स के एग्जांपल होते हैं फोटोन, लाइट फोटोन और फोनॉन्स। फोनॉन किससे रिलेटेड होते हैं, साउंड वेव से रिलेटेड होते हैं फोनॉन्स, ठीक है। फोनॉन्स जैसे ही आगे आएंगे, फोनॉन्स अभी आपके पास नहीं आएंगे ये टॉपिक, ये बीएससी फाइनल ईयर में फोनॉन लगता है, वहां पे मैं आपको करवाऊंगी। आप अभी तक इतने याद कर लो कि बोसोन्स के एग्जांपल कौन क्या है, फोटॉन्स और फोनॉन्स, क्योंकि फोटोन और फोनॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनके स्पिन और इनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही डिफाइन की जा चुकी हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपका टॉपिक नहीं लगता अभी, ये बीएससी फाइनल ईयर में लगता है, वहाँ पे भी करवाया नहीं जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शनल से काम चल जाता है, नहीं तो ये एमएससी में लगता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और वहां से पता चलता है कि इनको फोटॉन्स और फोनॉन्स को बोसोन क्यों बोला, क्योंकि बोसोन पार्टिकल की जो बातें थी, मतलब जो उनकी अजम्पशंस थी, वो बोसोन्स की दोनों अजम्पशंस ये मैच करते थे, क्योंकि ये क्या थे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, साथ में इनका स्पिन क्या है, इंटीग्रल स्पिन होता है। तो बोसोन्स के बारे में ये चीज है। चौथा चीज जो उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने भी कॉमन मानी थी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कणों के वितरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, देखो पढ़ने का तरीका यही है, इनको आपस में रिलेट करो। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ लिया, अब आपको वो याद रहनी चाहिए, इसके लिए आप देखो कि मैं भी एक बोस आइंस्टीन स्टैट पढ़ रहे हैं हम, तो बोस आइंस्टीन और मैक्सवेल में क्या चेंजेस है। स्टैट को पढ़ोगे तो आप हर एक टॉपिक को याद रखने का तरीका यही है कि आप उसको रिलेट करते जाओ। जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैंने आपको कल वो एमबी में मैंने निकाला Ni = AGI e⁻βEi। तो यहाँ पे ये निकालने के बाद हमें ये सोचना है कि हमने अब तक टॉपिक किया था, हमने मोनोटोमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला है, तो वहां पे मैं इस चीज को यूज कर चुकी हूँ। तो वहां पे देखो कि ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को वहां पे यूज किया था, ठीक है। तो टॉपिक्स को रिलेट करना सीखो, जितना ज्यादा रिलेट करोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद रहनी शुरू होगी। तो बोस आइंस्टीन की 4 बेसिक अजम्पशंस। पहली अजम्पशन कि पार्टिकल कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, अभेद्य मतलब कणों के अंदर डिफरेंस क्रिएट
नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरी चीज उसने क्या मानी, दूसरी चीज की पार्टिकल्स कैसे हो, आइडेंटिकल हो, मतलब जिन पार्टिकल की बात की जा रही है वो एग्जिस्टेंस में है। चौथी चीज क्या मानी, स्पिन कैसा हो, इंटीग्रल हो, इंटीग्रल स्पिन यानी कि पूर्णांक स्पिन, पूरे नंबर हो 1 2 3 0, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए। चौथी चीज क्या मानी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों के वितरण का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया हो। इस लाइन को मैं लास्ट 2 लेक्चर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, अभी फिर से भी बताऊंगी। फिर बोसॉन्स की डेफिनेशन, ये आपके पास डेफिनेशन में भी आ सकता है, इसके अंदर भी लिखना है स्टैट के अंदर। तो ऐसे कण, ऐसे अभेद्य कण जिसका स्पिन कैसा हो, इंटीग्रल हो, उनको बोला बोसॉन्स। बोसॉन के एग्जांपल है फोटॉन्स एंड फोनॉन्स। ठीक है, तो देखो अब देखो क्या एक बड़ा सिस्टम जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, उस सिस्टम को मैंने क्या किया, फर्दर सेल्स में डिवाइड किया और हर एक सेल क्या करेगी, एक सिस्टम की तरह काम करेगी। तो स्टैट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। स्टैट की डेफिनेशन क्या आती है सांख्यिकी की, कि मतलब एक साथ एक किसी एक निकाय को ना पढ़ के नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ना, मल्टीपल ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना या इंसेम्बल को पढ़ना। एक पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए होता है इंसेम्बल, और इंसेम्बल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंसेम्बल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुदाय। इंसेम्बल का मतलब होता है एक जैसे निकायों के समूह को क्या बोलते हैं, इंसेम्बल। ये एक जैसा ही निकाय है ना, बड़े निकाय के अंदर एक जैसे भी पार्टिकल थे मैंने उसको तोड़ा। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे वो अलग अलग सिस्टम के अंदर डिवाइड हुए, लेकिन अब हर एक सिस्टम के अंदर पार्टिकल तो एक जैसे है ना, जैसे इसके अंदर हो गए वैसे इसके अंदर हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरूर अलग हो सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या लाइन बोली गई है स्टैट के अंदर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों के वितरण में किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ही नहीं लगा हुआ। कितने पार्टिकल कौन सी सेल में डाला है ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। मतलब हो सकता है कि आप एक सेल के अंदर एक कण डालो, हो सकता है इस फर्स्ट सेल के अंदर 2 3 4 5 जितने भी पार्टिकल आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। मतलब पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एक हमारे पास निकाय है जिसके अंदर n कण है, उस निकाय को क्या किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन सेल के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हर एक सेल में मानना n1 n2 n3 एंड सो ऑन पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी हर एक सेल की E1 E2 E3 सो ऑन, और डीजेनरेसी G क्या होती है G1 G2 G3 एंड सो ऑन। डीजेनरेसी क्या होती है, इस एक सेल को मैंने फर्दर कितना डिवाइड किया, इस एक सेल के मैंने और कितने पोर्शन बनाए और कितने पोर्शन में इसको बांटा है, उसको क्या बोलते हैं डीजेनरेसी। तो उसको कितने में भी बांटा हूँ, हमें पता है कि हमने कितने में बांटे। मैंने इस सेल को आगे 3 पोर्शन में डिवाइड किया, मतलब ये जो लास्ट वाली सेल है इसकी डीजेनरेसी क्या होगी 3। इस वाली सेल को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया 1 2 3 4, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी 4। इसको भी मैंने 4 में किया 1 2 3 4, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी है 4। तो डीजेनरेसी जीआई क्या होगी, कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी। हर एक सिस्टम के लिए कितनी है आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हुए कांस्टेंट, लेकिन ni इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। एक सेल में कितने कण डालने हैं कुछ क्लियर नहीं बताया गया। इसका मतलब ये हुआ आप इस पहली सेल में 5 पार्टिकल भी डाल सकते हो, 6 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, तो ni कांस्टेंट नहीं है। इसके अंदर अगर आपने 5 डाले तो ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे भी 5 डालो, यहाँ पे आप 6 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे कि क्या चीज कांस्टेंट है क्या चीज नॉन कांस्टेंट है, तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी आपके हर तीनों स्टैट में कॉमन रहेगी कि एक n निकाय n कणों वाला एक निकाय है जिसको सेल्स में बांटा गया है। मान लिया उसके अंदर 1 2 3 4 5 सेल बनाई है, जिसके अंदर हर एक सेल में पहली सेल में n1 कण, दूसरी सेल में n2 कण, तीसरी सेल में n3 एंड सो ऑन पार्टिकल्स डाले। पहली सेल की ऊर्जा E1, दूसरी की E2, तीसरी की E3। डीजेनरेसी क्या है सेल्स के अंदर G1 G2 G3। ठीक है, तो ये चीज आपको हर बार लिखनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल से क्या होगा, जो मैंने कल करवाया है आज उससे एक चीज भी चेंज नहीं आएगी। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि स्टैट को इस वाली को समझ लो, बाकी आपके लिए बहुत इजी है। कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल मुझे पता है कैपिटल N क्या थे, N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब टोटल जो कण है जितने भी कण हमारे पास थे, मान लो अगर हमारे पास 100 कण है,
ठीक है। 100 छोड़ो अपने ले लेते, 20 कण ले लेते टोटल इस बड़े सिस्टम के अंदर, ठीक है। मैंने इसके अंदर जितने भी डिवाइड करूं 1 2 3 4 लास्ट सेल तक आते आते मेरे पास हर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उस 20 कणों के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम जो मैं आपको बता रही हूँ ना, पेपर में नहीं बनाना, आपको सीधा लिखना है थ्योरेटिकली कि एक बड़ा सिस्टम, एक सिस्टम जिसके अंदर n कणों वाले एक निकाय को सेल्स में डिवाइड किया। सेल को हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेल या कंपार्टमेंट दोनों बोले जा सकते हैं, लेकिन सेल ज्यादा यूज करते हैं। फिर उस सेल के अंदर बाकी आपकी थ्योरी में आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, आप लिखोगे, ठीक है। और ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ये चीजें कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्यों आपको ये भी बताया गया, और Ni नॉन कांस्टेंट है ये क्यों आपको ये भी बताया गया, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल से ये आएगा, तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हमें पता है वो कांस्टेंट आएंगे, है ना। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Ni लिख दूं वेयर I इज इक्वल्स टू 1, तो कुछ भी चले, मैं I इज इक्वल टू 1 बार बार भी लिख रही हूँ, आपको पता है कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डेल्टा N इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा Ni इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0। इसको क्या दे लो, इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुझे पता है कैसे आएगा, E इज इक्वल्स टू क्या आता है N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 प्लस सो ऑन। सिमिलरली E इज इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट आएगी क्योंकि कितनी एनर्जी हमें पता चल सकता है, समीशन ऑफ NiEi इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही चीज आएगी। तो डेल्टा E क्या आएगा, समीशन ऑफ डेल्टा NiEi, ये भी क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। इन दो इक्वेशन को मैं हर बार A और B लिखूंगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था, सो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, उसने भी टोटल प्रोबेबिलिटी दी थी। प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करके उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर रिलेशन बनाया, क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है ना। तो मुझे फेवरेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाए और टोटल पता चल जाए, तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी के अंदर एक रिलेशन बनेगा, जैसे वहां पे बना था, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हर बार चेंज आएगी। क्यों चेंज आएगी, क्योंकि हर बार हमारे पार्टिकल्स और उनका स्पिन अलग अलग है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई आई एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। देखो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे आती है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1। देखो ये लेने का तरीका जिस जैसे जैसे मतलब बोस आइंस्टीन या फर्मी-डिराक कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका लेते हैं। मैं बोसॉन्स का बताती हूँ, बोस आइंस्टीन ने किस तरीके से माना। सिमिलरली बोस आइंस्टीन ने क्या माना, उनके पास कुछ पार्टिकल है, मैं पार्टिकल को ए बी सी डी से ना दिखाकर मैंने क्या दिखाया, डॉट से दिखाया, क्योंकि मेरे पास कण कैसे अब अभेद्य कण है, मुझे पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में मुझे पता था कि पार्टिकल कैसे आएंगे, भेद्य कण होंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ, जितना भी मुझे लेना था मैंने ले लिया, है ना। अब मैं वैसा नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल ना होके इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो मतलब मैं पड़े हुए पार्टिकल्स में ये नहीं बता सकती मिक्स करने के बाद कि कौन सा कण कौन सा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो आप 3 सेल है, मुझे जिसके अंदर इन पार्टिकल्स को डिवाइड करना है। जीआई दिखा रही है डीजेनरेसी, मतलब मुझे फर्दर डिवाइडेशन चलाना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर सब सेल्स बना दिए, कितने भी सब सेल मैंने बना दिए इसके अंदर, ठीक है। अब एक कण यहाँ पे डाला मैंने एन में से, ये एन ये टोटल एन पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स में से मैंने कोई एक पार्टिकल यहाँ पे डाला, तो अगला कण डालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, जी माइनस 1 होगी। मतलब टोटल जितने भी डीजेनरेसी इसके अंदर बनाई है मैंने, जितने सब सेल्स बनाए हैं, उन सब सेल में से एक सब सेल मैंने तो पार्टिकल डाल दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब दूसरे कणों के लिए डीजेनरेसी कितनी रहती है, जी आई माइनस 1, तो उस वजह से ये जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल की एन आई जितने उस सेल में पार्टिकल डालने हैं, टोटल पार्टिकल में डाल कितना सकती हूँ, एन फैक्टोरियल की जगह मेरे पास कितनी आएंगे, एन आई प्लस जी आई माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ पे ये शो करता है कि कण क्या है,
पहला कण डालने के बाद प्रीसीडिंग पार्टिकल्स जितने भी आएंगे हमारे पास, जितने भी प्रीसीडिंग पार्टिकल्स बचेंगे उनके लिए डिजनरेसी क्या होगी, एक कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाला तो अब इसके लिए 3 सबसेल्स होने के बजाय 4 होने के बजाय 3 ही रह गए। प्रीसीडिंग पार्टिकल्स के लिए मेरी जो डिजनरेसी थी वो एक कम होती जा रही है। तो टोटल ni प्लस gi माइनस 1 जाएंगे अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन gi माइनस n फैक्टोरियल। ये NCR की तरह उन्होंने ये लिया था, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी प्रोबेबिलिटी को ही दिखाता है। वापस से बता रही हूँ कि इस फॉर्मूले में gi माइनस 1 कैसे लिया था, क्योंकि पार्टिकल कैसे थे, इनके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे, कणों के अंदर विभेद नहीं कर सकते थे हम। इसीलिए जैसे ही पहले पार्टिकल को एक को डाला तो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स जितने भी बचे हुए कण बचे थे उनके लिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो gi माइनस 1 हो जाती है। मतलब एक सबसेल यूज होने के बाद सबसेल्स की वैल्यू घटती जाती है और टोटल क्या आती है ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या होता है NCR की तरह इन्होंने n फैक्टोरियल अपॉन gi माइनस r फैक्टोरियल लिया था। ये पेपर में नहीं लिखना आपको, ये वाली चीज जो मैंने बताई है, मैंने gi माइनस 1 और ऊपर ni प्लस gi माइनस 1 आने का रीजन दिया है कि कैसे आता है, क्योंकि प्रीसीडिंग पार्टिकल्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कम होती जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो स्पेस होगा वो एक एक घटता जाएगा, एक सब सेल का स्पेस घट जाता है। जैसे एक सब सेल भरी जितने पार्टिकल डालने थे तो बाकी बचे हुए कणों के लिए जितनी सबसेल्स थी अवेलेबल थी उनसे एक कम हो जाती है, इसीलिए वहां पे gi माइनस 1 आता। तो ये पेपर में नहीं लिखना, ये आपके समझने के लिए ये चीज थी। पेपर में आपको डायरेक्टली यही लिखना, सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज दिस फॉर बोथ आइंस्टीन। ठीक है, हर किसी के लिए प्रोबेबिलिटी अलग, क्योंकि पार्टिकल्स और स्पिन अलग और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, अब मुझे पता है एज वी कैन से व्हाट वी कैन से कि हमें पता है कि अगर हमने gi बनाई है, ये सेल थी, ठीक है, मैंने क्या किया, वो जो बड़ा सिस्टम है उसको चलो बड़े सिस्टम में देख लेते हैं। ये वाला बड़ा सिस्टम है, ठीक है। अगर मेरा gi इज इक्वल्स टू 1 हो तो मुझे तो जरूरत ही नहीं, एक तो वैसे ही खाना मेरे पास पड़ा ही है, तो मुझे gi की वैल्यू क्या हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर मेरे पास gi की वैल्यू 1 है, मतलब सेल भी है क्या, सब सेल भी है क्या, तो फिर उस केस में तो हमारे पास सब सेल्स के अंदर डिवाइडेशन ही नहीं हुआ ना। तो gi की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर 1 है तो मतलब हमने कोई सब सेल बनाई ही नहीं है उसके अंदर, ये 1 ही है ना, ये 1 ही है ना। अब देखो अगर मेरे को इसके अंदर सब सेल्स बनानी है, मतलब इसके पोर्शंस बनाने हैं, तो मैं gi की वैल्यू 1 से ज्यादा ही रखूंगी, क्योंकि अगर 1 है तो फिर मतलब मैंने सब सेल के अंदर डिवाइड ही नहीं किया, एक ही सेल एक ही सब सेल, तो 1 बन ही गया। तो gi की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा। एज वी कैन से gi इज मच ग्रेटर देन 1। तो फिर अगर gi मच ग्रेटर देन 1 है तो ni प्लस gi माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ni प्लस gi लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर gi 1 से बहुत ज्यादा बड़ा, उसमें अगर मैं 1 घटा दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और अगर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो gi माइनस 1 को भी क्या लिख सकती हूँ, ऑलमोस्ट इक्वल टू gi के लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी संख्या में, हजारों में एक संख्या में अगर 1 घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को क्या करते हैं हम, नेग्लेक्ट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो और इसको ले लो, देन हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी p। प्रोबेबिलिटी को आप p से भी लिख सकते हो, w से भी लिख सकते हो, क्योंकि जो मैंने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी करवाई थी वो भी एक प्रोबेबिलिटी थी, उसको मैंने w से लिखा था। तो प्रोबेबिलिटी को जिस भी डिनोशन आप देना चाहो वैसा आप दे सकते हो। ठीक है, पाई आई ni प्लस gi रह जाएगा, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकती थी यहाँ से, क्योंकि ni की वैल्यू मुझे पता है 1 से बहुत बड़ी आएगी, तो ni फैक्टोरियल gi फैक्टोरियल, यही चीज बची। तो अब हम बाकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख रही हूँ, p इज इक्वल्स टू पाई आई ni प्लस gi फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल gi फैक्टोरियल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की अगर आपको स्टेप्स याद हो तो मुझे पता है मेरे को फॉर्मूले के बाद मैंने क्या लिया था, लॉग लिया था। सो लॉग लेने पर अगर आप क्लास में होते तो फिर तो आपको बताने की भी जरूरत ही नहीं थी कि आगे क्या करना है, क्योंकि तब तो क्या होता है आप खुद इसको सॉल्व करते आगे। तो लॉग लेने पर क्या आएगा, log p इज इक्वल्स टू log, मैं सीधा लिख दूं क्या, या ऐसे लिख देते, log पाई आई ni प्लस gi फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल gi फैक्टोरियल। यहाँ से log p क्या आएगा,
मुझे पता है पाई किस में कन्वर्ट होता है, समीशन में। ये चीजें बार बार बताने की नहीं है क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये u अपॉन एज अ v काम कर रहा है, तो log ni प्लस जी आई फैक्टोरियल माइनस log ni फैक्टोरियल, और इसके लिए भी माइनस आएगा, माइनस log जी आई फैक्टोरियल। तो ये चीज बनी। अब मुझे पता है स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन क्या है या स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, इसीलिए मैंने कहा था कि स्टर्लिंग का फॉर्मूला आगे पता नहीं कितनी जगह पे आप यूज करोगे। एक्स फैक्टोरियल log x फैक्टोरियल कितना होता है, x log x माइनस एक्स। ये चीजें जब जब आपके सामने आती हैं आपको उनको खुद समझ जाओ कि अब log n फैक्टोरियल बन गया, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्टर्लिंग का फॉर्मूला ही है, तो आप उसको यूज करोगे तो जो चीज बनती है अपने लिखते हैं, log p इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ni प्लस जी आई, या यहाँ पे वो लाइन लिखती हूँ पहले, log ni प्लस जी आई फैक्टोरियल। तो यहां से आप लिखोगे फिर समीशन ऑफ log ni फैक्टोरियल माइनस समीशन ऑफ log जी आई फैक्टोरियल। बहुत रफली लिखे क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ये चीजें। इसी का कर रहे हैं ना ये लाइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी ताकि आपको ध्यान रहे। तो log x का फैक्टोरियल का क्या होता है, x log x माइनस x, तो ये x की तरह काम करता है, तो x log x यानी कि वापस यही चीज ni प्लस जी आई माइनस log x आता है ni प्लस जी आई, यही आएगा माइनस समीशन ऑफ ni log ni माइनस ni आता है समीशन ऑफ ni, ये इस तरीके से आएगा माइनस समीशन ऑफ जी आई log जी आई माइनस समीशन ऑफ जी आई, यही बनेगा। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं जैसा सिंप्लीफाई होगा। तो log p इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई माइनस समीशन ऑफ ni माइनस कर दो, माइनस इंटू माइनस समीशन ऑफ जी आई, यही चीज बनेगी क्योंकि ये साइन माइनस था, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस समीशन ऑफ ni, ये वाली चीज लिख रही हूँ log ni, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस समीशन ऑफ ni, यही चीज बनेगी। और यहाँ पे देखो माइनस समीशन ऑफ जी आई log जी आई माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, तो समीशन ऑफ जी आई, जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल कर दो, प्लस का समीशन जी आई माइनस का जी आई कैंसिल, प्लस का समीशन एन आई माइनस का एन आई कैंसिल, जो चीजें बचती हैं उसको लिख लो। बाकी स्टेप में हम क्या कर रहे थे, log p इज इक्वल्स टू समीशन एन आई प्लस जी आई log एन आई प्लस जी आई माइनस समीशन ऑफ एन आई log एन आई माइनस समीशन ऑफ जी आई log जी आई। अब अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मैंने इसको किया था एमडी स्टैट में डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। तो मैं जब अबव इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करूंगी, देखो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, पहले प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर उसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद जितना सोल्व हुआ था सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद क्या किया, जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट करके छोड़ दिया, जितना स्टर्लिंग की अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद बचा उसका मैंने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मुझे यहाँ पे भी पता है कि P क्या होता है, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आती है, 1। डेल्टा log p कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं तो वो कितना आता है, 0। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, मैक्सिमम में पता है 1 आती है, तो उस हिसाब से डेल्टा p इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई को मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो क्या आएगा,
देखो इसको आगे कैसे करते हैं, log का करूंगी मैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/ni प्लस जी आई इंटू में जी आई का तो मुझे पता है, जी आई क्या थी कांस्टेंट, एन आई क्या है नॉन कांस्टेंट और कैपिटल एन क्या है कैपिटल एन भी क्या है कांस्टेंट। तो इस चीज को ध्यान रख के आप डिफरेंशिएशन करोगे। ये वाली जो लाइन है या ये वाली मैं वापस लिख देती हूँ इधर, P इज इक्वल्स टू log P इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एन आई प्लस जी आई log एन आई प्लस जी आई माइनस समीशन ऑफ एन आई log एन आई माइनस समीशन ऑफ जी आई log जी आई। ठीक है, ये चीज मैंने एक बार वापस लिखी है ताकि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आपको ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना, नोटबुक में नहीं लिखना, क्योंकि मुझे तो बार बार स्लाइड बदलनी पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जी आई का तो 0 आ जाएगा, log का करूंगी तो मेरे पास पता है log x का क्या आता है 1/x डॉट dx, तो जी आई का तो 0, तो यहाँ पे सीधा डेल्टा एन आई रहेगा। ठीक है, तो ये एन आई प्लस जी आई टू कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे को क्या करूं, प्लस लगाऊं, समीशन ऑफ एन आई प्लस जी आई का करूं, पहले इसका किया फिर अब इसका करूंगी, इसको कांस्टेंट रखा था अब इसको नॉन कांस्टेंट और इसका करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा सीधा डेल्टा एन आई प्लस जी आई का करूंगी तो 0, क्योंकि जी आई क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने बताया ना जी आई कांस्टेंट, तो यहाँ पे बचा क्या log एन आई प्लस जी आई माइनस, इस चीज को मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, समीशन ऑफ डेल्टा एन आई log एन आई। ठीक है, पहले मैंने इसका कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा, अब log एन आई का करूंगी उसको कांस्टेंट रखूंगी। वैसे तो प्लस आना चाहिए, लेकिन बाहर एक माइनस है तो मैं स्टेप घटाने के बजाय, मतलब एक और एक्स्ट्रा लिखने के बजाय, आपके लिए अंडरस्टूड है माइनस इंटू प्लस इज माइनस होता है, तो मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, एन आई इंटू log एन आई का करूंगी तो 1/ni डेल्टा एन आई। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, और जी आई का करूंगी तो इसका भी करूंगी तब भी 0, इसका भी करूंगी तो तब भी 0, माइनस का एक 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी अभी। तो देखो, अब देखो यहाँ पे जो चीजें बची वो लिख देती हूँ, 0 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डेल्टा एन आई बचा एक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस समीशन ऑफ log एन आई प्लस जी आई, डेल्टा एन आई बाद में लिख दिया। ठीक है, माइनस समीशन ऑफ log एन आई इंटू डेल्टा एन आई बचा, माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एन आई बचा, यहाँ पे प्लस का समीशन ऑफ डेल्टा एन आई बना है, यहाँ पे माइनस का बड़ा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो चीजें कैंसिल हुई मैंने लिख दी। 0 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ log एन आई प्लस जी आई डेल्टा एन आई, ये डेल्टा इसको 8 मत समझना, माइनस समीशन ऑफ log एन आई डेल्टा एन आई। मुझे पता है यहाँ से समीशन ऑफ डेल्टा एन आई कॉमन आया, समीशन बाहर लगा देती हूँ, log एन आई प्लस जी आई माइनस का साइन log एन आई, दोनों में क्या किया समीशन डेल्टा एन आई क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे पता है ये क्या बना log u माइनस log v इज मतलब log u अपॉन v, समीशन log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर दे लो 2, समीकरण 2 मैंने इसको दिया। ठीक है, और एक उस डब्ल्यू वाली को दिया था, जैसा कल किया था सेम वैसे ही करेंगे। इक्वेशन ए इंटू अल्फा माइनस इक्वेशन या इक्वेशन 2 माइनस, मैं पूरा स्टेप लिख रही हूँ, कल तो मैंने आपको खोल के लिखवाया था, इक्वेशन 2 माइनस ए इंटू अल्फा इक्वेशन बी इंटू बीटा। वहां पे मैंने क्या किया था, बी को बीटा से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए को अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे पता बनेगा समीशन अल्फा इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा इंटू समीशन डेल्टा एन आई ई आई इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, अगर मैं किसी इक्वेशन में 0 को घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए समीकरण 2 माइनस ए इंटू अल्फा और बी इंटू बीटा किया मैंने। ठीक है, तो समीकरण 2 मुझे पता, मैं पहले वो लिख लेती हूँ, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई समीशन में है डेल्टा एन आई
माइनस ए इंटू अल्फा यानी कि समीशन अल्फा इंटू डी एन आई डेल्टा एन आई माइनस बीटा इंटू समीशन ऑफ डेल्टा एन आई इंटू ई आई इज इक्वल्स टू 0। 0 के अंदर मैंने 2 0 घटा दिए तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से समीशन ऑफ डेल्टा एन आई कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं कॉमन लूंगी तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बनेगा, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इंटू यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बीटा ई आई, क्योंकि समीशन में बाहर ले लिया, समीशन डेल्टा एन आई आया कॉमन। तो यहाँ से मुझे पता है क्या बनेगा, log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इज इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास ये स्टेप बचा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समीशन में एक बार हटा दिया क्योंकि हमने इसको ऐसे करके लिखा। तो यहाँ से बचेगा log एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ई आई हो जाएगा। अगर वो उधर जाएगा है तो ये 0 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एंटी लॉग लेने पर तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बचेगा, एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। और यहाँ से मैं अगर ये करूँ तो 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई बचा, एन आई को मैंने डिवाइड लगा दिया ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो जी आई अपॉन एन आई क्या बना, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। यही चीज बचेगी, ये 1 उधर गया चला। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ। तो यहाँ से क्या बना, जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। तो यहाँ से एन आई क्या बनेगा, जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। तो यहाँ से एन आई क्या बचेगा, ई की पावर माइनस अल्फा को हम क्या लेट करते हैं, जैसे मैक्सवेल वॉल्स में किया था, माइनस अल्फा को मैंने कोई कांस्टेंट ए लेट किया था। तो यहाँ से क्या आएगा, ए जी आई अपॉन ई की पावर, या इसको ऐसे लिख लो जी आई, सॉरी ये नहीं हो सकता, एक मिनट, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ए ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1। या फिर ये सीधा पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट एन आई इज इक्वल टू दिस, या ए लिख के भी आ सकता है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हैं, सारे स्टेप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जैसे हैं। सिमिलरली यहाँ तक आने के बाद हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेने के बाद किसी एन आई की वैल्यू निकालते हैं और एन आई और ई आई के बीच में रिलेशन आता है, यही बताता है कि कौन से कण को कितनी ऊर्जा मिली है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।